आज हम बात करने लगे हैं नंबर थ्योरी के पार्ट 2 लेक्चर की। इसमें हम बात करने लगे हैं क्रेमिचल नंबर्स क्या होते हैं। ये नंबर्स जो होते हैं क्रेमिचल नंबर जो हैं वो ऐसे लिखे जाते हैं: द कंपोजिट इंटीजर एंड सेटिस्फाइंग ए पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉडुलो एन फॉर एवरी इंटीजर ए। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई इंटीजर दिया होगा, सपोज आपको इंटीजर 10 दिया हुआ है, उसकी पावर जो है वो n है। n का मतलब ये है कि आपकी पावर सपोज 12 दी हुई है ए, तो 10 की पावर 12 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, नीचे आपने उधर 10 है तो 10 ही लिखेंगे और मॉडुलो 12। यानी ये प्रॉपर्टी हर एक जो अगर n जो है याद रखना कि वो कंपोजिट इंटीजर हो। ये असल में MCQ तो आपको डिफरेंट वे से दिया होगा। आपको समझो कंपोजिट इंटीजर्स होते क्या हैं। कंपोजिट इंटीजर वो होते हैं, एक प्राइम इंटीजर्स होते हैं। प्राइम इंटीजर्स में आपको पता है जैसे 2 के बाद अगला नंबर होता है 2 के बाद 3 के बाद 5। ये जो नंबर्स होते हैं ये प्राइम नंबर होते हैं। इन नंबर्स को छोड़ के जो दूसरे नंबर होते हैं उनको कंपोजिट नंबर कहा जाता है। और कंपोजिट नंबर में हम अक्सर 1 को इंक्लूड नहीं करते। कंपोजिट नंबर शुरू होता है 4, पहला कंपोजिट नंबर है। तो आप याद रखें कि 4 कंपोजिट है, फिर इसके बाद 6 कंपोजिट है, 7 इसलिए नहीं कि 7 प्राइम है, तो 8 कंपोजिट है, 9 कंपोजिट है। इस तरह के नंबर जो हैं वो कंपोजिट नंबर हैं। तो इसका मतलब है n की जगह सिर्फ वही नंबर आएंगे जो कंपोजिट होंगे, और a की जगह कोई भी नंबर हो सकता है। a कोई भी इंटीजर हो सकता है। अगर आपको कोई बंदा कहता है कि बताओ कि 7 की पावर 10, तो बताओ ये किसके इक्वल होगा, तो आप इसे लिखेंगे इज़ कॉन्ग्रुएंट टू, क्योंकि 7 की जगह a की जगह 7 ही दोबारा लिखेंगे और मॉडुलो n की जगह आप 10 लिख देंगे। तो ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसी केस में सेटिस्फाई करती है जिसमें स्टूडेंट अक्सर मिस्टेक कर देते हैं MCQs में। वो समझ नहीं पाते हैं MCQs, वहाँ सामने हमें करेक्ट पता होता है कि इन जगहों पे क्या आना है। तो आपको अगर ये क्रेमिचल नंबर्स का पता है तो आप इसको समझ सकते हैं कि हाउ टू यूज़ दिस नंबर। नेक्स्ट वन है, ये है कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू से क्या मुराद लिया जाता है ये आपको पता हो। कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n, आपको एक सेट S है। अब याद रखें उस सेट के अंदर क्या दिया होगा, इंटीजर होंगे। अब आपको कोई ऐसा सेट दे दिया जाए और उसके अंदर इंटीजर्स हों, और वो कौन से इंटीजर हों, वो 0 और n-1 के दरमियान में हों। n-1 का मतलब कि सपोज़ आपने n की वैल्यू 10 सपोज की हुई है, तो इसका मतलब है सेट S के अंदर जो नंबर्स होंगे वो होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें 10 शामिल नहीं होगा। देयर इज़ एन एलिमेंट S बिलोंग टू कैपिटल S। आपने कोई एक एलिमेंट लेना है कैपिटल S से, सपोज़ आपने लिया हुआ है 0 से लेके 9 तक, तो आपने वहाँ से सपोज़ कोई एक नंबर 3 ले लें सपोज़। फिर करेंगे विद I इज़ कॉन्ग्रुएंट टू S मॉडुलो n। तो विद आई जो है, याद रखें कि आई की जो वैल्यू है वो क्या होगी, आपके पास आई की वैल्यू 0 से लेके 9 तक ली गई है। जो एस है वो भी इंटीजर है, आई की वैल्यू 0 से 9 तक है, तो फिर इसको लिखा जाता है आई इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एस मॉडुलो n। इस चीज़ को कहते हैं कंप्लीट सेट ऑफ रेजिड्यू क्लासेस मॉडुलो n। यानी कि ये एस जो है वो कंप्लीट सेट होगा किसका, मॉडुलो क्लासेस का। ये जो चीज़ है इसको समझना और नोट करना आपके लिए ज़रूरी है। कहीं पे आप इसमें MCQs की शेप में जब ये आएगा तो इसको हल करना तो बहुत आसान है, लेकिन समझ हो तो आपके लिए ये बहुत इजी है, अदरवाइज़ डिफ़िकल्टी प्रोड्यूस करता है। तो स्टूडेंट हम यहाँ पे बात करने लगे हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो है हमारे पास कॉन्ग्रुएंस रिलेशन किसको कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस रिलेशन के आपको समझ हो कि कॉन्ग्रुएंस रिलेशन ये होता है कि अगर आपको कोई 2 इंटीजर दिए हों, बल्कि 3 हो, एक a हो, दूसरा b और तीसरा n है, वो m है। ये अगर 3 इंटीजर दिए हों और कंडीशन है कि m 0 ना हो, तो फिर अगर ऐसे लिखा हुआ आपको कहीं मिलता है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, तो इसका मतलब ये होगा कि a माइनस बी डिवाइड m, a माइनस बी डिवाइड में m, तो इसको कहा जाता है कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। आपको इसका मीनिंग पता हो, इसे क्या लिखा जाता है, a माइनस बी डिवाइड m। याद रखना कि m का मतलब है m नीचे लिखा हुआ है, इस चीज़ को हम लोग कॉन्ग्रुएंस रिलेशन कहते हैं। और लिखने का तरीका होता है a इज़ कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो m। इस रिलेशन में ये जो ट्रिपल लाइन्स हैं, ऑन द सेट z इंटीजर इज़ कॉल्ड द कॉन्ग्रुएंस रिलेशन। ये जो 3 लाइनें हैं इनको हम कॉन्ग्रुएंस रिलेशन का नाम देते हैं। ये जो पॉइंट है, ये जो रिलेशन है जो 3 लाइनों से जोड़ी गई है। उसके बाद है स्टूडेंट आपके पास है डिवीजन एल्गोरिदम। डिवीजन एल्गोरिदम आपसे पूछा जाए क्या होता है, तो आप कहते हैं कोई भी नंबर ले लें, उसको जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे 7 को हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो उसको लिख सकते हैं 7 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 1। इसमें जो 1 है वो रिमाइंडर होता है जो बाकी बच जाता है। रिमाइंडर हमेशा
जिस चीज़ से आप डिवाइड कर रहे होते हैं उससे छोटा होता है। ऐसा इसलिए होता है, सपोज़ आप 7 को 3 से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब आप 7 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 2 6 है, तो फिर 1 बच जाता है, और जो 1 बचा है वो 3 से छोटा लाजमी होगा। अगर 1 3 से छोटा नहीं होगा या 3 से बड़ा होगा तो फिर वो मज़ीद डिवाइड हो सकता है। इसलिए याद रखना है, रिमाइंडर हमेशा 1 से छोटा होता है। अक्सर स्टूडेंट आप इसमें मिस्टेक कर देते हैं, आपको डिवीजन एल्गोरिदम और यूक्लिडियन एल्गोरिदम में आपको डिफरेंशिएशन करना मुश्किल हो जाती है। डिवीजन एल्गोरिदम जस्ट ये वो फार्मूला है a = b³ + r, जैसे मैंने एग्जांपल दी है 7 = 2 × 3 + 1। लेकिन अगर आप जाएँ यूक्लिडियन एल्गोरिदम पे, तो यूक्लिडियन एल्गोरिदम और डिवीजन एल्गोरिदम में क्या डिफरेंस है, इसमें यहाँ बताया गया है कि रिपीटेड एप्लीकेशन ऑफ द डिवीजन एल्गोरिदम, यानी आपसे कहा जाता है कि डिवीजन एल्गोरिदम को रिपीट करने वाली जो एप्लीकेशन है, यानी ये जब वो रिपीट होती है तो वो जो बनती है उसको यूक्लिडियन एल्गोरिदम कहा जाता है। द चेन ऑफ द क्वांटिटी इज़ अ फाइनाइट, बिकॉज जो ये हमेशा जो चेन होता है, यानी डिवीजन एल्गोरिदम को जब हम उसको रिपीट करते हैं तो फाइनाइट रिपीटेशन होती है, ऐसा नहीं होता कि इनफाइनाइट हो। इसके बाद स्टूडेंट हमारा टॉपिक है यहाँ पे, वो है यूलर थ्योरम। ये यूलर थ्योरम जो है, इसमें आपको समझने के लिए उससे नीचे वाला पहले लाइन जो आपको दी गई है, यूलर टू टेंट फंक्शन। यूलर टू टेंट फंक्शन क्या होता है स्टूडेंट, आपको मैं मिसाल दे दूँ। यूलर टू टेंट फंक्शन को फाई ऑफ m से लिखा जाता है, इसको फाई से ज़ाहिर किया जाता है, और ये फंक्शन जो होता है ये नंबर्स की तादाद बताता है, कितनी तादाद है। अब मैं इसकी एग्जांपल दूं कि जैसे आपसे को कहता है कि 5 दिया हुआ है आपको, और आपको कहा जा रहा है कि 5 के टू टेंट फंक्शन फाइंड करें, तो आप कहेंगे कि 5 के जो प्राइम फैक्टर हैं जो 5 से छोटे हैं, उनमें से जो 5 और 1 को 5 के साथ उसको डिवाइड करें, यानी कि 5 से कम जितने भी नंबर हैं जिनको डिवीजन 1 नहीं आए, मतलब जिनका GCD 1 हो। मिसाल देता हूँ दूसरी एक, यानी पहली तो मैंने कंप्लीट ही नहीं की, लेकिन मैं थोड़ी लंबी एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज़ मुझे कोई क्वेश्चन देता है कि 16 का टू टेंट फंक्शन बताओ, तो मैं कहूँगा कि 16 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, एक 1 होगा, फिर दूसरे नंबर पे 2 नहीं होगा, 2 16 को डिवाइड कर देता है। 3 जो है 3 होगा, 1 3, फिर उसके बाद 4 नहीं आएगा, 4 16 को डिवाइड कर देता है। 5 आएगा, फिर 6 जो है 6 में कॉमन, दोनों में कोई और चीज़ कॉमन है, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, और उसके बाद 7 के बाद आपके पास 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 13 आएगा, 14 आएगा और 15 आएगा। अब मैं क्या करूँगा कि इन नंबरों को, तादाद को गिन लूँगा कि कितनी तादाद है। जितनी तादाद होगी उतने ही टू टेंट फंक्शन होंगे, यानी टू टेंट फंक्शन की तादाद उतनी ही होगी। यानी आपने गिना कितने बनेंगे, ये 16 से नीचे आपने कहा एक 1 बनेगा, दूसरे नंबर वाला 3 बनेगा, तीसरे वाला जो है वो 5 के बाद फिर बनेगा 6 नहीं बनेगा क्योंकि 6 में कॉमन डिवाइज़र है 16 के साथ, 7 के बाद फिर जो बनेगा वो होगा 9 के बाद बनेगा 10 11 12 13 14 और 15। ये मेरे पास बने हैं 11, तो इसका मतलब है इसका आंसर 11 आएगा। यानी उनकी तादाद कितनी है, कितने प्राइम फैक्टर बन रहे हैं, 16 से छोटे जो जिनका GCD 1 आ रहा है 11 है। तो इसका मतलब टू टेंट फंक्शन को फाई ऑफ m से लिखा जाता है। और टू टेंट फंक्शन की एक खूबी आपको पता हो कि जो टू टेंट फंक्शन होता है ये हमेशा, अगर कोई आपको प्राइम नंबर का टू टेंट फंक्शन पता करना हो, जैसे 7 प्राइम है, तो कोई पूछे कि 7 का टू टेंट फंक्शन कितना होगा, आप कहेंगे 6, उनकी तादाद 6 होगी। वह क्यों 6 होगी, इसलिए कि क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर से छोटे जितने भी नंबर होते हैं वो उस नंबर के लिए उनका GCD हमेशा 1 आता है। इसलिए 7 के साथ 1 भी प्राइम है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है। टोटल इनकी तादाद 6 बनती है, इसलिए टू टेंट फंक्शन यानी फाई ऑफ 7 का आंसर 6 निकलेगा। तो इसलिए टू टेंट फंक्शन बहुत ईजी होता है, MCQs में पूछा जाता है। अक्सर स्टूडेंट एक मिस्टेक करते हैं कि वो टू टेंट फंक्शन और आयलर थ्योरम को नहीं समझ रहे होते। आयलर थ्योरम को हम यूलर थ्योरम या आयलर थ्योरम कुछ भी पढ़ सकते हैं। जो यूलर थ्योरम है आपके पास स्टूडेंट, इसके अंदर आपको पता हो कि ये डिपेंड करता है टू टेंट फंक्शन पे। अगर आप लिखते हैं a की पावर टू टेंट फंक्शन ऑफ m इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m, तो ये जो लाइन आपने लिखी है ये बेसिक आपको ज़ाहिर करती है किस चीज़ को, a की पावर फाई ऑफ m कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो m। तो इसमें याद रखें कि
ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में ऐसे दिया जाएगा MCQs की तरह में, जैसे लिखा होगा कि A की जगह आपको कोई वैल्यू दी होगी जैसे 2, M की जो वैल्यू होगी वो जैसे 7। याद रखना कि A और M जो दोनों दिए होंगे उनके ऊपर कंडीशन ये होगी कि दोनों आपस में रिलेटिवली प्राइम होंगे, तो फिर आप ये फार्मूला वहाँ पे लिख देंगे और आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी आपका सवाल ये है कि इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। बेटा आपने सिंप्लीफाई बिल्कुल नहीं करना, आप लोगों ने जस्ट इस पॉइंट को नोट कर लेना है। A और M की वैल्यू दी होगी वो यहाँ पुट कर देनी है। एक एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं दे दूँ तो वो ये है कि जैसे आपसे कहा जाता है A की जगह 2 दिया हो और M की जगह 7, तो आप A की जगह 2 रख दें, ऊपर पावर में 5/7 लिख दें, इज़ कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो जो M की वैल्यू है 7 वो रख देंगे। फिर आपको पता है 5/7 की जगह आप 6 रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 की पावर 6 कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 7। तो ये जस्ट आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। आगे भी हल करना आपको पता है, A की पावर कितनी आ जाएगी 6, A की पावर 6 को आप हल करना जानते हैं। फिर आप लिखेंगे A की पावर 6 -1 डिवाइडेड बाई M की जगह जो भी होगा उसे डिवाइड कर देंगे। आपने क्वेश्चन को पूरा सिंप्लीफाई कर लिया होगा। इसके बाद स्टूडेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।